नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, वो हुआ भी था और रद्द भी हुआ, लेकिन किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि आखिर में वजह क्या थी, हुआ तो क्यों हुआ, होने के बाद परिणाम क्या आए और ये रद्द क्यों हुआ। आज उसी के पे हम चर्चा करेंगे। तो याद रखना, ये रहा अपना बंगाल का विभाजन। सबसे पहले ध्यान देना है कि इस आदमी का नाम है लॉर्ड कर्जन, यानी कर्जन साहब हैं। ये लॉर्ड कर्जन इनका नाम है और ये उस समय भारत के वायसरॉय थे। वायसरॉय को एक तरीके से आप राष्ट्रपति समझ लें तो ठीक बात है, यानी उस समय के ये राष्ट्रपति थे, सबसे बड़ा पद था ये भारत में। और इन्होंने फैसला किया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा और बंगाल का विभाजन इन्होंने 20 जुलाई 1905 को कर दिया, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रभाव में आया 16 अक्टूबर 1905 को, पूर्ण रूप से प्रभाव में आया। और इसी को इतिहास में बंग भंग भी कहा जाता है, यानी इसको नाम दिया गया बंग भंग भी। तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को फाइनली बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव में आया 16 अक्टूबर 1905 को, और इसे ही बंग भंग नाम दिया गया। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे, बड़ी बेहतरीन बातें हैं ये। याद रखना, बंगाल का जो विभाजन किया गया, जिसमें सबसे पहले बंगाल के पास था बिहार और बंगाल के पास था उड़ीसा, और याद रखना उसी में बंगाल पूरा समाहित था। और उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो अकेला बंगाल को भी संभाल रहा है, बिहार को भी संभाल रहा है और उड़ीसा को भी संभाल रहा है, लेकिन उससे संभाला नहीं गया। और संभाला इसलिए नहीं गया क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था और उसमें हिंदू मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, और अंग्रेजों की यह नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो लॉर्ड कर्जन को यह समझ में आया, क्यों ना हम बंगाल का विभाजन कर दें, एक प्रांत में मुस्लिम को ज्यादा कर देंगे और एक प्रांत में हिंदुओं को ज्यादा कर देंगे। वही काम किया लॉर्ड कर्जन ने, और फाइनली एक तो सीधा सीधा उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पूरा का पूरा ढाका और पूरा का पूरा चटगांव और पूरा का पूरा असम बंगाल में मिलाकर रख दिया, और उसे बंगाल से बाद में आगे चल के बंगाल को पूर्णतः अलग करने की बात कह दी। पहले तो मिलाया, फिर उनको भड़काया और फिर बंगाल को पार्ट करने की बात कही। तो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम कराना ही लॉर्ड कर्जन की नीति थी बंगाल विभाजन में, और वही करके माना, वही उसका मोटिव था। सबसे पहले ध्यान से सुनना, जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उस समय 7 करोड़ 85 लाख आबादी थी बंगाल की। उसमें बंगाल तो था ही, बांग्लादेश भी उसी के अंदर, बिहार भी उसी के अंदर, उड़ीसा भी उसी के अंदर था। 1874 में असम बंगाल से अलग हो गया था, लेकिन बाद में फिर उसे मिला भी लिया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने उसी का फायदा उठाते हुए बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की, क्योंकि कहा कि एक आदमी पूरे बंगाल को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। 8 करोड़ की आबादी है और एक आदमी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। चलिए भैया करिए। 1903 में विभाजन के बारे में सोचा गया था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन खबर चारों तरफ फैल गई कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों विभाजन होके रहेगा, जिसमें ढाका, जिसमें मेमन सिंह, जिसमें चटगांव शामिल है, जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी,
कृष्ण कुमार मिश्रा ये बंगाल के बड़े नेता थे और इन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध भी किया और उसी बंगाल के विभाजन के विरोध के बाद स्वदेशी स्वराज आंदोलन भी चलाया। लेकिन जब राष्ट्रपति यानी वायसरॉय के दिमाग में आ गया है कि मुझे हिंदू मुस्लिम अलग करके इनको लड़वाना है, तो कहां से वो भारतीय की बात मानेंगे। और 8 करोड़ 85 लाख की आबादी वाले उस बंगाल का विभाजन कर दिया गया 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को वो लागू भी हो गया और उसके अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त हो गए और 2 भाग टूट गया, पूर्वी बांग्लादेश, पश्चिमी बांग्लादेश तोड़ भी दिया गया, प्रभाव में भी आ गया। ध्यान से सुनना, विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपसे ये पूछेगा कि मास्टर जी ये बताइए कि पूर्वी बंगाल में कौन थे और उनकी आबादी कितनी थी, और पश्चिमी बंगाल में कौन थे और उनकी संख्या कितनी थी। विभाजन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अरे 2 भाग तो टूटे ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। आखिर में पूर्वी बंगाल में कितनी जनसंख्या आई और पश्चिमी बंगाल में कितनी जनसंख्या आई, जानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कर्जन ने इसको तो विभाजित कर दिया। अगर मैं पूर्वी बंगाल की बात करूं तो असम और राजशाही ढाका और चटगांव शामिल है। यह पूर्वी की बात कर रहा हूं, जिसमें असम, जिसमें ढाका, चटगांव शामिल है, और उसमें कुल 3 करोड़ 10 लाख लोग शामिल थे। पूर्वी की बात कर रहा हूं। इस 3 करोड़ में 1 करोड़ 80 लाख जो हैं वो मुस्लिम हैं और 1 करोड़ 20 लाख जो हैं वो हिंदू हैं। तो इसमें जनसंख्या किसकी ज्यादा है? मुस्लिमों की। तो पूर्वी में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। अब दूसरे हिस्से में जाओ, दूसरे प्रांत में। जब दूसरे प्रांत में जाओगे, जिसमें बंगाल के पास बिहार है, बंगाल के पास उड़ीसा है और खुद वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, जिसमें 5 करोड़ 40 लाख की आबादी है और जिसमें से 4 करोड़, उस 5 करोड़ में से 4 करोड़ हिंदू हैं और 90 लाख के करीब मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब जो पश्चिमी हिस्सा है वो हिंदुओं के पास है। और पश्चिमी में कौन कौन है? एक तो बंगाल, एक तो बिहार, एक तो उड़ीसा। और पूर्वी के पास कौन सा है? चिटगांव है, ढाका है, असम है। और इस तरीके से डिवाइड कर दिए। जो पूर्वी का मतलब जो ईस्टर्न है उनका हेडक्वार्टर बनाया गया ढाका, और जो वेस्टर्न का हिस्सा था वो मेन था, यानी वेस्ट बंगाल था। इस तरीके से विभाजन कर दिया गया। पूर्वी हिस्से चले गए मुस्लिमों के पास और पश्चिमी हिस्सा चला गया हिंदुओं के पास। हिंदुओं के पास याद रखना, जो 16 अक्टूबर 1905 को जो आम आदमियों के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया, इसे ही संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और धीरे धीरे इसका बहिष्कार शुरू हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका जोरदार विरोध किया। अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे और पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया। अगर आप पंजाब और उत्तर प्रदेश देखोगे तो लाला लाजपत राय, अगर दिल्ली में देखोगे तो हैदर रजा, और साउथ में चले जाओ मद्रास में तो चिदम्बरम पिल्ले ने इसका विरोध किया और राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ उसी समय बनारस का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भाई साहब, अफरा तफरी मच गई। हमारे बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कांग्रेस में भूचाल मच गया। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे भाई भाई, लेकिन ये अंग्रेज जीने नहीं दे रहे हैं। सबने स्वदेशी स्वराज आंदोलन चलाया। ऐसे स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी के तरफ इंगित करता है, लेकिन यह शब्द उसी बनारस वाले अधिवेशन से निकल के आया। बाल गंगाधर तिलक इसी कलकत्ता, इसी बंगाल विभाजन के दौरान बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे कोई भी हो, बंगाल का विभाजन हम होने नहीं देंगे। और इसके लिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में बंगाल विभाजन को लेकर आंदोलन चालू हो गए। धीरे धीरे ये आंदोलन 1911 में पहुंचा और उस समय हॉर्डिंग टू वायसरॉय था। और 1911 में इस व्यवस्था को देखते हुए हॉर्डिंग टू ने फैसला लिया कि कहीं ये ज्यादा बड़ा रूप न ले ले। इसको डर था जो 1907 में गरम दल और नरम दल जो बना था, वो भी तो कारण था बंगाल विभाजन का। कहीं ये गरम दल और नरम दल अलग तो हो गए, कहीं ये गरम दल वाले हमको ना पीट दें, हमको ना लपेट दें। इस डर से हॉर्डिंग टू ने फैसला लिया कि 1911 में हम बंगाल विभाजन को रद्द कर रहे हैं और पूरा बंगाल को एक कर दिया जाए। और इस तरह पूरा बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में। और जनता के चेहरे पर जो खुशी लौट के आई 1911 में, ये उन सपूतों को याद दिलाती है जिन्होंने इसमें अपना अहम योगदान दिया। और उस लॉर्ड कर्जन को आज भी जनता कोसती है, जिसने हिंदू मुस्लिम कराया, जिसने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम पर हम लोग को तोड़ दिया। इस तरह की अहम जानकारी के लिए मैं मिलता रहूंगा। और याद रखना दोस्तों, इसी YouTube चैनल पे, गैलेक्सी एक्सिस YouTube चैनल पे हमारा एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से, जिसमें हम चंपारण सत्याग्रह, जिसमें हम काकोरी रेल कांड, जिसमें हम जलियांवाला बाग रेल कांड, कामागाटा मारू, खुदीराम बोस, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, ये सब पढ़ा चुके हैं। वो देखना न भूलें। और जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय क्या है और गौतम बुद्ध ने किस तरीके से बौद्ध धर्म को इतने लेवल तक लेकर गए, इस स्थिति तक पहुंचाया। तो जुड़ना न भूलें अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।